नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम ये है नारी शक्ति में। मैं हूं आपके साथ आर्निका जैन। दोस्तों, कहते हैं कि जब एक महिला अपने सपनों को पंख देती है तो केवल वो ही नहीं, उसके साथ पूरा समाज उड़ान भरता है। और वही महिला जब हुनर, हौसले और आत्मविश्वास से भरी हो तो वो कहलाती है नारी शक्ति। जी हाँ, आज यह है नारी शक्ति कार्यक्रम में एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ है जो कि अपने सपनों को सुई धागे से बुनती हैं, साथ ही साथ आत्मविश्वास से चेहरों पर चमक लाती हैं और समर्पण भाव से समाज के हर वर्ग की सेवा करना जानती हैं। जी हाँ, आज हमारे साथ हैं भोपाल से ही अंजू मंडल जी, जो कि एक फैशन एक्सपर्ट हैं, साथ ही साथ वो एक ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं और समाज सेविका भी हैं। तो स्वागत है अंजू जी आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। और जैसा मैंने आपको बारे में बताया कि आप यहाँ पर सुई धागों से सपनों को बुनती हैं, यानी कि आप फैशन डिज़ाइनर हैं। तो सबसे पहली बात या सबसे पहली शुरुआत ही हम यहीं से करते हैं कि आखिर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्या बचपन से ही फैशन में आपको इंटरेस्ट था या कुछ प्रेरणा ऐसी मिली आगे चलकर जिससे आपको इस क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली? सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों से और आपसे भी। आपने जो इतना अच्छा कहा वो सुन के वाकई एक प्रेरणा मिलती है और मेरे अंदर जितनी प्रेरणा उसमें और ज़्यादा अभी भर गया है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे शब्द आपने हमारे लिए कहे। नारी अपने आप में शक्तिशाली है, बिल्कुल, इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं है। उसके अलावा आपने जो कहा कि फैशन में मेरा किस तरह से रुझान आया है, एक्चुअली मेरी जो शिक्षा है वो बहुत कम रही है, कम उम्र तक ही मैं पढ़ पाई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद मैंने 2003 से फिर अपना काम स्टार्ट किया, पढ़ाई भी स्टार्ट की और अपना कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मैंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखा। तो उस वक्त मैंने सिर्फ फैशन को फैशन समझ के नहीं बल्कि एक अर्निंग सोर्स समझ के स्टार्ट किया था और अपने समय को काटने का एक अच्छा अवसर था और एक अच्छे तरीके से ये सोच के किया। लेकिन अब वो चीज़ मेरी पहचान, नाम और समाज की सेवा करने का ज़रिया बना। जी, तो इस तरीके से शुरुआत हुई आपकी फ़ैशन में आने की या कहें फैशन डिज़ाइनर बनने की। तो क्या इसकी कोई विधिवत शिक्षा भी आपने ली? हाँ जी, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया हुआ है विप्ड से WPFD, और इस इंस्टीट्यूट में जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग किया वहाँ से मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर रही हूँ और उसके बाद एक अच्छा जर्नी रहा अब तक का। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद मुझे ये समझ में भी आया कि काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। सिर्फ आप फैशन डिज़ाइनर बनने से काम नहीं होता, आपके पास एक सर्टिफिकेट है उससे कुछ नहीं होता, आप डिग्रीधारी उससे कुछ नहीं होता, आपको एक्चुअल में काम करना है। फील्ड में आने के हाँ जी, मैं वही बोल रही हूँ, एक्चुअल में काम करना पड़ेगा तभी आप बहुत अच्छे मंजे हुए बन सकते हैं। नहीं तो फिर एक डिग्री है ओके, वो आप फ्रेम करा के रख सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सही बात, काम करने से ही आपके काम में और ज़्यादा सुंदरता आती है, तो वही चीज़ मैं अब तक कर रही हूँ। अंजू जी, बहुत सुंदर बात आपने बताई कि काम करने से ही काम में सुंदरता आती है। और दर्शकों, एक और बात हमने यहाँ पर ये जानी कि कोई उम्र नहीं होती कोई शुरुआत करने की, या ये कहें कि कम उम्र में पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, उसके बाद कहीं से शुरुआत नहीं की जा सकती। कोई भी उम्र, जज्बा होना चाहिए, वहाँ से शुरुआत आप कर सकते हैं। अंजू जी, अगर मैं यहाँ पर दूसरे पहलू के बारे में बात करूँ तो वो है सौंदर्य विशेषज्ञ के होने। जैसा आपने बताया, फैशन एक्सपर्ट तो हैं ही, फैशन डिज़ाइनिंग का काम आपने किया, फैशन डिज़ाइनिंग की शिक्षा आपने ली, पर सौंदर्य के क्षेत्र में ब्यूटी एक्सपर्ट बनने की जर्नी कहाँ से शुरू हुई? और कहीं ना कहीं ये भी एक कला से जुड़ा क्षेत्र है। बिल्कुल जुड़ा। तो किस तरीके से यहाँ आपने एंट्री ली? हाँ जी, मैंने एक जैसे बेसिक आप कह सकते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स, वो मैंने 2005 में किया था और तब मैंने किया था वो भी यही था कि एक महिला के लिए जैसे हम कह सकते हैं हेड टू टो। तो मेरा ये कंसेप्ट रहा है कि अगर कोई हमारे पास आए तो वो सर से पैर तक उनका जो होना चाहिए अपडेट वो हो जाना चाहिए। तो उसके लिए सिर्फ ड्रेस नहीं होगा, उसके लिए सिर्फ फुटवेयर्स या ऊपरी नहीं होगा, बल्कि वो अंदरूनी सौंदर्यता जैसे कि हेयर में शाइनिंग आना एंड स्किन ग्लो करना जो कि भीतर से हो, या उसके लिए भी जो मेकअप हो, तो वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगा इसका भी मुझे ट्रेनिंग होना चाहिए, इसके लिए भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो हेड टू टो का कंसेप्ट मैंने क्लियर किया और आज तक चल रहा है। बिल्कुल, कुल मिला के अगर बात करें तो एक नारी को किस तरीके से सुंदर दिखाना है, उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, उस पर आपने काम किया। और इस क्षेत्र से जुड़ा जो आपने ये चुना
उसके पीछे शायद आपका मोटो भी यही होगा कि एक नारी को इससे बेहतर और कुछ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा रुझान एक नारी का वही होता है कि कैसे उसके दिखना है, किस तरीके का उसका पहनावा है, किस तरीके का वो हाँ, लुक उसका मिल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल। और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। मैंने शुरुआत की 2003 से और आज 2026 है। रुझान और बढ़ता ही जा बढ़ता रहा है, ही कम जा नहीं हुआ। इस बिल्कुल। क्षेत्र में ना बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ सीख सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं। जैसे आजकल सारी एडवांस तकनीक आ गई है। बिल्कुल, मेरा तो अगला जो प्रश्न था आपसे वो यही था कि यहाँ तक तो आपकी जर्नी के बारे में हमने बात करी, बट अगर हम हाँ, आज की टेक्नोलॉजी की बात करें हाँ जी। तो हम देखते हैं कि अगर फैशन डिज़ाइनिंग की भी बात करें या हम ब्यूटी से रिलेटेड जो फील्ड है उसके बारे में भी बात करें, कहीं ना कहीं एडवांसमेंट आए हैं। बिल्कुल आए। टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है दोनों ही क्षेत्रों में बढ़ा है। तो इसको आप किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आपने एक बहुत लंबा सफ़र, लंबी जर्नी आपने इस क्षेत्र में बिताई है, तो आज के जो एडवांसमेंट है वो क्या हैं और किस तरीके से आप उनको देखती हैं? देखिए, अगर मैंने जर्नी बताई तो समय बहुत हो जाएगा, हमारा एपिसोड का टाइम कम पड़ेगा। इसको शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे शुरुआत में जब मैंने फैशन डिज़ाइनिंग की थी तो हमें हाथ से स्केचिंग करना पड़ता था। जैसे क्लाइंट आए और उन्होंने अपना एक बताया कि मुझे ये चाहिए, तो वो आइडिया हमको, हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो हमारे स्केचिंग पावर है उससे हमको बताना पड़ता था कि इमेजिनेशन करके कि हाँ, आप ऐसा आपका लुक आएगा। आज टेक्निक के दुनिया में एआई आ गया है, अब तो बहुत सरल हो गया है। एआई में तो आप अपनी तस्वीर के साथ ही आपको क्या पहन के अच्छे लगोगे वो दिख जाएगा, आपका कौन सा हेयर स्टाइल आप पे खूबसूरत लगेगा, कौन सा मेकअप आप पे सूट करेगा, ये सारी चीज़ें ये टेक्निक्स ने बहुत आसान कर दिया है। और उस वक्त काम थोड़ा लंबा होता था, समय ज़्यादा लगता था, और अभी वही चीज़ें कम समय में और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट के साथ सामने आती है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो टेक्नोलॉजी है इसने काम को निखारा है, तो क्या ये गलत है या सही है? बिल्कुल सही है, ये काम को निखारा है। और कहीं कह सकते हैं कि हाँ, ये एआई या जो टेक्नोलॉजी है ये कहीं ना कहीं लॉस भी कर रही है उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव हैं। लेकिन एक इसमें बहुत अच्छी बात ये है, अगर आप किसी चीज़ का भी पॉजिटिव वे दिखेंगे तो ये हमारे काम को बहुत सरल कर देती है। जैसे विज्ञान का अगर मेल एक साथ हो जाए, जैसे सौंदर्य और फैशन, उसके साथ में विज्ञान ऐड हो गया है, तो आप सोचिए ना, किसी भी चीज़ का इतना अच्छा फ्यूज़न कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है, जो कि आजकल हमें दिखता है। आजकल क्योंकि टेक्निक यूज़ करने से आज हम, जैसे कि इंस्टा हो गया है या जो भी ऑनलाइन ऐप्स हैं, इसके द्वारा हम हमारे काम को भी ज़्यादा प्रसारित कर सकते हैं। दुनिया छोटी हो गई है कुल मिला के, बिल्कुल आपके मुट्ठी में है। अब पहले आप जब हम पूरा का पूरा स्केच बुक लेके चलते थे, पेन पेंसिल और सारे कलर्स, और अब हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, एक मोबाइल और सारी चीज़ें आपके उंगलियों के टिप पर है। बिल्कुल है ना। तो ये है टेक्निक का ज़माना, और उसके साथ अगर कदम मिला के नहीं चल सकते तो फिर तो पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल। तो तकनीक का ज़माना है और उस तकनीक को किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपने बेहतरीन तरीके से यहाँ पे अंजू जी बताया। अगर मैं यहाँ पर बदलते मौसम की बात करूँ तो हमारा जो भारत है, अलग अलग तरीके के मौसम हम यहाँ पर देखते हैं। किस हिसाब से, मौसम के हिसाब से ब्यूटी के चीज़ें या मेकअप की चीज़ें बदलती हैं, साथ ही साथ परिधानों में क्या बदलाव लाते हैं, क्योंकि आप एक ओनर हैं एक पर्टिकुलर फर्म की, हाँ तो जी। उसमें भी आप देखती होंगी कि गर्मियों के सीज़न में कुछ अलग डिमांड रहती होगी मेकअप से रिलेटेड या कपड़ों से रिलेटेड। जी तो मौसम के हिसाब से क्या बदलाव देखती हैं? जी। जैसे हम भारत में हैं, तो भारत में हमारा जम्मू से लेके केरल तक, साउथ का कन्याकुमारी तक, आपके सारे मौसम हमें एक ही समय में देखने को मिल जाते हैं। ठंड से लेके गर्मी का एहसास हम जनवरी में भी कर सकते हैं और दिसंबर में भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भारत के अनुसार, जैसे हर जगह का परिधान अलग है, वो है उनके मौसम के अनुसार ही वो पहनते हैं। तो उसी तरीके से आजकल क्या हो गया है कि मौसम का भी भरोसा ना रहा कि 12 महीने में 3 या 4 ही मौसम, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो देखिए, कभी बारिश हो जाती, कभी गर्मी लग रही है, ठंड भी लग रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो अभी फैशन जो है मेन है कंफर्ट। कंफर्ट को ध्यान पे रख के अगर आप फैशन करते हैं, और तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, क्योंकि आपके स्किन को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप अनईजी फील नहीं कर रहे हैं, आप कंफर्ट जोन में है। तो कंफर्ट जोन अपने आप आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाता है, और वो कॉन्फिडेंस आपका फैशन बनता है। जो आपने पहना, आप उसमें कॉन्फिडेंट है, मतलब वो आपके लिए परफेक्ट है। तो ये इस तरीके से काम होता है। जैसे कि अभी गर्मियों का सीज़न है, तो कोशिश करें लिलन, कॉटन या मलमल का कपड़ा यूज़ करें, जो कि आपके बॉडी स्वेट को अच्छे से सोक करे। ठंडा। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ठंडियों में अगर आप ओवरकोट या
ओवर ड्रेपिंग वगैरह यूज़ करते हैं, इस तरीक़े का फैशन करते हैं, तो वो बहुत कूल लगता है। क्योंकि ठंड में तो आप ओपन चीज़ें नहीं दिखा सकते, तो उसमें आपको लेयरिंग का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी आपने यहाँ पर बात बताई। अगर यहाँ पर हम भारत की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर मैं मध्य प्रदेश की संस्कृति की बात करूँ, तो वो बहुत ही विविध संस्कृति हमें मध्य प्रदेश में भी देखने के लिए मिलती है। कला का यहाँ पर बहुत समागम है कि अलग अलग तरीके की कलाएं हम यहाँ पर देखते हैं, गोंड कला वगैरह है। तो इन कलाओं को कैसे आप समावेश करती हैं अपने कलाओं में, अपने डिज़ाइनिंग में, और संस्कृति का ध्यान किस तरीके से रखती हैं? जी, ये बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश जो है वो सारे ही प्रदेशों का सामंजस्य मध्य प्रदेश में है। हर जगह से लोग आके मध्य प्रदेश की अपनी स्वयं की खुद की अलग अगर पहचान बनानी थी, जैसे यहाँ के प्रिंट्स है, आपने जैसे गोंड कला की बात की है, वैसे यहाँ पे बाग है। तो ये आप जैसे माहेश्वरी साड़ी वगैरह है, तो ये सब मध्य प्रदेश की पहचान है कला के क्षेत्र में। तो जो गोंड कला है वो एकदम नेचुरल फैब्रिक और नेचुरल पेंट से होता है, जैसे कि पेड़ की खाल या पत्तों के जो रंग है, वो हल्दी, मसालों के रंग और फूलों के रंग, इनसे वो गोंड कला बनती है। और उसमें हमारे जो आसपास के जीव जंतु, पेड़ पौधे, जो कि आजकल हकीकत में देखने को ख़त्म हो गए। आप सभी देख रहे हैं एनवायरनमेंट का क्या हाल है, पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट होता जा रहा है। तो अभी मुझे तो लगता है कि कुछ हम जैसे लोग या हमारे से जो ज़्यादा सीनियर लोग हैं, वही अपनी कलाओं में शायद हमारी प्रकृति को ज़िंदा रख रहे हैं। बिल्कुल, जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि लोग आपसे जुड़े हैं तो आप ही वो संदेश देने का काम भी कर सकती हैं बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ कि अगर आपकी बात 10 लोग सुनते हैं तो आपको ज़रूर सही और गलत बोलना आना चाहिए, गलत को गलत बोलना आना चाहिए। तो ये और यहाँ पर क्योंकि हम संस्कृति की बात कर रहे हैं, पर्यावरण की बात कर रहे हैं अंजू जी, तो एक बात और मन में आती है, क्योंकि आप समाज से भी जुड़ी हैं, समाज सेवा भी करती हैं। पर्यावरण भी हमारी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल हमारी कोशिश रहना चाहिए कि हम पर्यावरण के लिए भी कुछ अच्छा कर पाएँ। और आजकल रीयूज़, रिसाइकिल का बहुत ज़माना है। तो आप किस तरीके से देखती हैं रिसाइकलिंग और रीयूज़ को, और उसको किस तरीके से यूज़ करती हैं आप अपने क्षेत्र में? जी बिल्कुल, ये हर इंसान को करना चाहिए। आप प्लास्टिक से लेके वुड तक सारी चीज़ों का रीयूज़ करना ही चाहिए, क्योंकि पूरा मतलब कंक्रीट का जंगल होता जा रहा है हमारा। और साथ में हम जो भी एक सिंगल टाइम यूज़ करते हैं और उसको फेंक देते हैं, तो वो डाइल्यूट हो रही है या नहीं, उसका पूरी तरह से वो ख़त्म हो पा रहा है या नहीं, हमें नहीं पता। तो ऐसे ही हमारे फैब्रिक्स है। अगर आप इस तरह का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी सोच है कि हमें हर चीज़ को रीयूज़ करना चाहिए। जैसे मैं फैब्रिक्स पे रीयूज़ करती हूँ। मान लीजिए कई ऐसे कपड़े आते हैं जो सिंथेटिक फैब्रिक्स भी होते हैं, कॉटन है, सिंथेटिक भी है, जो कि बहुत सालों साल पड़े रहते हैं, पर वो ज़मीन में उनका ख़त्म नहीं होते, वो ज़मीन में मिलते नहीं हैं। तो उन जैसे फैब्रिक को हम लोग रीयूज़ करके ड्रेसेस बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम न्यू ड्रेस बनाते हैं, उसकी जो बची हुई कतरन होती है उसे हम फेंकते नहीं हैं, उससे हम और चीज़ें बनाते हैं। लाइक जैसे मेरा अभी बैतूल में एक शो था, उसमें मैंने पूरा फैशन का जो भी ड्रेसेस था वो हमने फैशन ही रीयूज़ ड्रेसेस पे रखी थी। अरे वाह। हाँ जी, जो कतरन, स्पेशली कतरन शो था, उसका नाम ही मैंने कतरन शो ही रखा था, बिकॉज उसमें हमने कतरन का यूज़ किया था। सारे कलरफुल कतरन्स जो हैं उनको छोटी छोटी कटिंग करके एक पर्टिकुलर फर्मा बनता है, जैसे कि हम मेरे डिज़ाइंस होते हैं, उस डिज़ाइंस में उसको हमें लाना है। और उसके अंदर काफ़ी मेहनत का काम है, लेकिन जो हमारे कतरन हम फेंक देते हैं वो तो डस्ट में वेस्ट बन गया। और वो वेस्ट ऐसा है कि शायद उसमें से कुछ चीज़ें कभी भी ख़त्म नहीं होंगी, वो सालों साल रहेगी और हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचेगी। तो उसका आप जितना हो सके उसका रीयूज़ करें। तो जैसे हम लहंगा, ब्लाउजेस, दुपट्टे, साड़ियों का आंचल, बॉर्डर, और उसके अलावा बैग्स, एसेसरीज, ज्वेलरी। लाइक देखिए मैंने ये ज्वेलरी पहनी हुई है, और भी कुछ ज्वेलरीज है आपके सामने। तो इस तरीके के ज्वेलरीज वगैरह बनाना, छोटे से छोटे कतरन का भी पूरा यूज़ करना। तो ये ज्वेलरी जो आपने बनाई है, इसमें से किसी एक के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से उसमें यूज़ किया है आपने? हाँ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे आप ये देखिएगा जी, ये जो है ये कॉर्ड सेट का फैब्रिक है। हाँ। इसका कॉर्ड सेट है, और उस फैब्रिक से जो बचा हुआ कपड़ा था उससे हमने इसकी ज्वेलरी बनाई है। अरे वाह। हाँ, इसके ऊपर मिरर वर्क एंड ये एक्स्ट्रा में घुंघरू वगैरह लगा के इसे
इन्हांस कर बड़ा दिया। सुंदर ये आपने रूप दिया कि मतलब जहाँ वो कपड़ा किसी काम का नहीं था, काम एक का तरीके से नहीं था, वेस्ट बन गया वेस्ट था। उससे आपने ज्वेलरी डिजाइन कर ली। हाँ जी, और बिल्कुल। फिर ये महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि मैचिंग ज्वेलरी मैचिंग उनको मिल गई। जाता है, यस बिल्कुल। मैम, मैचिंग मिल जाता है। अब ये वाला देखिएगा जी आप। बहुत सुंदर है ये भी। हाँ, हमारे यहाँ पे जो काम करते हैं वो खुद बनाते हैं, बहुत अच्छे से अपने हाथों से प्यार से इसको देखिए पेंटिंग किया हुआ है, इसमें गणेश जी बने हुए हैं। जी बहुत सुंदर सूपे की आकृति है ये। तो अगर गलत ना कहूँ तो देखिए फिर कहीं ना कहीं संस्कृति से जुड़ा है। बिल्कुल संस्कृति सूपा से जो जुड़ा है है। वो आजकल अगर देखा जाए तो कहाँ यूज में आना कम हो गया है, पर ज्वेलरी के द्वारा आप फिर संदेश दे रही हैं कि देखिए सूपा हमारी संस्कृति से देखिए जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति इतनी खूबसूरत संस्कृति है, यहाँ पे सभी संस्कृतियों का समावेश भी है। जी। और हम मध्य प्रदेश में हैं तो हम सिर्फ एक संस्कृति को लेके बात नहीं करते कि हम साउथ का देख रहे हैं या हम नॉर्थ का देख रहे हैं, हम ईस्ट का देख रहे हैं, नहीं, हम मिडिल में हैं, हम तो सारी संस्कृति लेके बात कर रहे हैं। दिल है हम हिंदुस्तान के। जी बिल्कुल जी। और ये दिल सबके लिए धड़कना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक ही की बात कर रही हूँ, यहाँ जो भी है आप बहुत अच्छी बात भी कर रहे हो कि हम प्रकृति को ध्यान रख रहे हैं और जितना हो पाए समाज सेवा बहुत बड़ी बात नहीं है, सेवा करने का भाव आना भाव चाहिए। होना चाहिए। तो आप किसी भी तरह से सेवा कर सकते हो, जैसे ये कतरन समाज तो नहीं है हम्म। लेकिन ये समाज में गंदगी ना फैलाए इसलिए इसको रीयूज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो एक तरह का सेवा ही हुआ। कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको बनने से रोक रहे हैं हम एक बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल। और रिसाइकलिंग या रीयूज का जो देखें तो अगर वेस्ट हो जाए कोई चीज़, इससे अच्छा है कि वो एक अच्छा रूप ले ले और वो कहीं ना कहीं यूज़ हो। एक बैग भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आपके पास। हाँ जी, ये हाँ बैग जी। भी मेरे ख्याल से आपने जी ये कतरन देखिए का बड़ा बना सुंदर हुआ यूज़ है, ये भी कतरन का यूज़ करते हुए बनाया कतरन गया का है। बैग है। बहुत हाँ जी। सुंदर। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ज्वेलरी डिज़ाइनिंग की तो ये भी एक अच्छा क्षेत्र है। फिर अगेन कला की बात आती है यहाँ पर। हाँ। तो ये कब से शुरू किया आपने और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया? ये मेरा एक फैशन शो हुआ था। फैशन शो जब होते हैं ना मैम, तो क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, काफ़ी सारे ड्रेसेस बनाने पड़ते हैं, काफ़ी सारे राउंड होते हैं और कम से कम 10 से 12 मॉडल्स होती है, उनके 3-4 सेट्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने एक शो के लिए 50 ड्रेसेस बनाई हैं तो आप सोचिए मेरे पास कितना वेस्ट एक ही दिन एक ही शो के लिए जमा हो जाता है। तो वो देख के, और उनकी कॉस्टिंग बहुत आती है, ड्रेसेस काफ़ी कॉस्टली होते हैं, फैब्रिक भी कॉस्टली होते हैं, तो थोड़ा मन नहीं मानता कि इनको फेंक दें। हाँ। तब ऐसा लगता है कि इसे कहीं और यूज़ कर सकते हैं, क्या कुछ और बना सकते हैं, लाइक पोटली, हाथ में छोटे छोटे क्लच, हैंड बैग्स, ये सब भी हम बनाते हैं। तो ये इसके साथ साथ जो उसके और छोटा कतरन बचता है उससे हम लोगों ने फिर ज्वेलरी का सोचा कि ये भी ना फेंके, इसको भी यूज़ करें, क्यों इसको हम ऐसी धरती माता पे बहुत बोझ हो चुका है। नहीं, और ये कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कि वो एक मैचिंग आउटफिट भी तैयार कर रहे हैं कि आप बिल्कुल, जो ये ड्रेस फैशन पहने को भी हैं दिखा रहे उसी हैं। से जुड़ी ज्वेलरी भी आपके हाँ पास जी, है, हाँ जी। वो कहीं ना कहीं आपका रिसाइकल भी हो रहा है और और आपकी खुद को कला का समावेश भी हो रहा है। प्रेजेंट करने का एक तरीका भी है। जी, तो बेहतरीन बेहतरीन काम है यहाँ पर अंजू जी आपका। धन्यवाद। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि फैशन की बात तो हुई, ब्यूटी की बात भी हुई, पर एक बहुत बड़ा पहलू है वो है समाज सेवा का। क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए तो खड़ा हो सकता है पर समाज के लिए खड़े होने के लिए एक बहुत मजबूती चाहिए होती। तो किस तरीके से समाज के लिए काम करती हैं आप? और अब तक अगर मैं कहूँ कि 700 कुछ महिलाओं को भी आपने 724 प्रशिक्षण, जी, हाँ जी। 724 महिलाओं को भी आपने प्रशिक्षण दिया है, तो उसके बारे में हमें बताइए। क्योंकि स्व उत्थान तो आसान है पर दूसरों का उत्थान करना कहीं ना कहीं एक जज्बा चाहिए होता है। जज्बा आता कहाँ से? जज्बा आता है आपके खुद जो परवरिश है उससे, जज्बा आता है आपके आसपास के माहौल से, वातावरण से। आपके आसपास का क्या माहौल रहा है, आपने एक्चुअल में क्या देखते हुए बड़े हुए हो, तो उससे जज्बा आता है, उससे आपको भाव आते हैं। अगर आप देख रहे हो कि हमारे आसपास इतनी समस्याएं हैं, महिलाओं की अगर बात करें, ऐसा नहीं है कि पुरुष वर्ग को समस्या नहीं है, किंतु एज अ महिला मुझे महिलाओं की समस्या ज़्यादा दिख रही है क्योंकि वो घरेलू या घर में हो रहा है, तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो उसको देख के अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि जो भी हमारे साथ हुआ है, और शायद उस वक्त कुछ तो खास रहा होगा जिससे हम आगे बढ़ गए, पर सबको वो खास नहीं हो पाता। अब वो मेरा मनोबल रहा हो या माता पिता का आशीर्वाद रहा हो,
आगे बढ़ गए। लेकिन बहुत लोगों के साथ ये चीज़ हो नहीं पाती है ना। तो उस टाइम अगर उसको थोड़ा सा पुश कर सको, थोड़ा किसी को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम बढ़ा सको, तो वो आगे बढ़ता ही है। बिल्कुल। तो वो एक भावना चाहिए, जैसे मैंने पहले कहा, एक भावना चाहिए आपको, सेवा करने के लिए भावना चाहिए। और सेवा कर रही हूँ ये अगर मन में आ गया तो गलती हो गया। बिल्कुल, ये भी कहीं मन ना में कहीं आना काउंट नहीं कर लिया चाहिए, हमने कि बस हम काम करते जा रहे हैं जी। ऐसा। तो मन के अंदर वो भाव भी नहीं आ रहा है, बस ये हाँ चल रहा है। जो लड़कियां, जो महिलाएं आगे निकल गई हैं, वो 724 जो है ना, उन्होंने मुझे 724 चीज़ें सिखाई भी है। सबसे अगर मैंने सिर्फ एक एक बात भी सीखी है या सुनी है, तो उनसे भी मैंने कुछ सीखा ही है। जी। तो मेरी 724 चीज़ें तो मैं सीख गई। और उनको भी आपने आत्मनिर्भर बनाया है, आगे बढ़ाया है कहीं ना कहीं। वो भी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही होंगी। बिल्कुल कर रही हैं, कुछ तो मेरे आसपास के ही पार्लर बुटीक्स में कर रही हैं और अपना पूरा अर्न कर रही हैं। मेरा बुटीक में जितनी महिलाएं हैं वो मेरे यहाँ से प्रशिक्षित हैं और वो लोग वहीं पे कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपके साथ हूँ, वहाँ मेरा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। जी। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बिजी है तो वो कहता है मैं इतना व्यस्त हूँ अपने कामों में कि मुझे समय ही नहीं मिलता दूसरे किसी क्षेत्र में काम करने का। तो ये जो तालमेल है वो कैसे बैठा पाती है? वही बोला था मैम, इच्छा शक्ति सबसे बड़ी होती है। आपकी इच्छा थी, आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों की इच्छा, दर्शक मुझे देख रहे हैं, यही इच्छा होनी चाहिए। इच्छा है तो सब कुछ मुमकिन है। मेरी इच्छा थी मुझे इस कार्य क्षेत्र में कार्य करना है। मेरी इच्छा होती है कि हाँ मुझे अब शांति चाहिए। जब ऐसा लगता है ना कि हम हर चीज़ से ऊब गए हैं, परेशान हो गए, तो मुझे ये एकदम सच है मैम, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आसपास के जो क्षेत्र में चले जाओ, 5-6 दिन का कैंप करो और वहाँ पे उनको सिखा के आओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मुझे अच्छा लगाना है खुद को ना, तो मैं चली जाती हूँ। मन तो के भाव है ये कि वो जो सेवा की तरफ झुकते हैं। और अंजू जी, अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि पुरस्कारों की वैसे तो बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका काम ही दिखता है कि वो किसी पुरस्कार का मोहताज नहीं है, बट कहाँ कहाँ से आपको पुरस्कार मिले हैं या कौन कौन से पुरस्कार आपने आज तक प्राप्त किए हैं? आज तक ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी 5वीं कक्षा से जी। पहला मुझे लायंस क्लब से 5वीं कक्षा में फर्स्ट पुरस्कार मिला। उसके बाद चीज़ें बंद हो गई और फिर जब मैंने 2005 एक संस्था है वहाँ से मुझे मिला सशक्त नारी और महिला दिवस पे मिला था। उसके बाद से फैशन शोज़ वगैरह में बेस्ट डिज़ाइनर अवार्ड्स और बेस्ट डिज़ाइनर, इस तरह के अवार्ड तो मिलते जा रहे हैं। और 2022 में मेरा जो यादगार वाला पुरस्कार है वो रहा 2022 में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश से मैं पुरस्कृत हुई बेस्ट फैशन डिज़ाइनर इस अवार्ड से। तो वो बहुत ही शानदार रहा। अंजू जी, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर आपने हमें दी है, पर अगर मैं जाते जाते आपसे संदेश नहीं लूँगी, क्योंकि हमारा जो ये कार्यक्रम है वो महिलाओं और बेटियों के लिए भी है, तो आपकी पूरी लाइफ की जर्नी से आप क्या संदेश हमारी महिलाओं को देना चाहती हैं? संदेश अगर मेरी शब्दों से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है लोगों को, तो यही बोलना चाहूँगी कि देखिए, परिस्थितियाँ, समस्याएं ये बड़ी बात नहीं है। सबके साथ सारी समस्या होती है, सारी परिस्थितियाँ होती है, किंतु अगर आप उससे बाहर निकल के कुछ कर सकने की इच्छा रखते हो तो इच्छा को पूरा करने के लिए एक कदम ज़रूर बढ़ाओ। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सपोर्ट आता ही है, लेकिन इच्छा एकदम क्लियर होनी चाहिए, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आप जो भी करते हो, मैं जब सिखाती हूँ तो भी यही ध्यान देती हूँ कि मैं सिखाने में 100% दूँ, क्योंकि जब मैंने सीखा था तो भी मैं सोचती थी मैं 100% सीखूँ। तो जो आप काम करते जहाँ भी हो वहाँ 100% अपना दीजिए, अपना 100% देंगे तो आपको उसका रिटर्न मिलना ही है। ये है। बहुत खूबसूरत बात आपने यहाँ पे बताई कि जैसे आपके मन के भाव रहेंगे वैसे ही आपका जीवन होगा, वही आप दूसरों को दे पाएंगे। और यहाँ पर अंजू जी, हुनर और मेहनत और सेवा भाव जो है वो ही आपको बनाता है यहाँ पर एक खास नारी या नारी शक्ति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में आने के लिए और अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू हमारे दर्शकों के साथ बताने के लिए। तो दर्शकों, कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के जरिए अंजू जी की जर्नी हमने जानी बहुत अच्छे से। तो मिलते हैं अगले अंक में एक नई प्रेरणादायक व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाने के लिए। तब तक हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।